आज हम निवेश की दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ है नए जमाने के साधन जैसे ईटीएफ्स, जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। और दूसरी तरफ है बेंजामिन ग्राहम के वो सदाबहार सिद्धांत जो दशकों से चले आ रहे हैं। और आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इन दोनों रणनीतियों को समझा जाए। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के पीछे के मूल सिद्धांत क्या है और ये पुराने विचार आज की दुनिया में स्टॉक मार्केट से लेकर क्रिप्टो तक कैसे लागू होते हैं। तो हम आधुनिक ईटीएफ्स की दुनिया से शुरू करेंगे और फिर निवेश के गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। पहले बात करते हैं ईटीएफ्स की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इतने पॉपुलर क्यों हैं? हर जगह बस ईटीएफ्स की ही बात होती है। देखें, इनकी लोकप्रियता के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला तो है कम लागत। कम लागत। हाँ, सोचिए, अगर आपको बाजार की टॉप 500 कंपनियां खरीदनी हो तो 500 अलग-अलग ट्रेड करने पड़ेंगे और हर ट्रेड की अपनी फीस होगी। बाप रे, ये तो एक नाइटमेयर जैसा है। बिल्कुल। ईटीएफ क्या करता है, वो इन सभी 500 कंपनियों को एक ही बास्केट में डालकर आपको एक यूनिट की तरह बेच देता है। एक ट्रेड और आपका काम हो गया। इससे फीस बहुत कम हो जाती है। अच्छा, ये तो समझ में आता है। कम फीस मतलब ज्यादा रिटर्न मेरे पास रहेगा। और दूसरा कारण? पारदर्शिता की बात होती है। एग्जैक्टली। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। आप किसी भी समय देख सकते हैं कि आपके ईटीएफ में कौन कौन से शेयर्स हैं और कितने हैं। सब कुछ पब्लिक होता है। कोई छिपा हुआ खेल नहीं है। नहीं। और तीसरा है इन्हें खरीदने बेचने में आसानी। आप इन्हें किसी भी आम स्टॉक की तरह बाजार के समय में कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। तो कम लागत, पूरी पारदर्शिता और आसानी से खरीद फरोख्त, सुनने में तो ये एक परफेक्ट टूल लगता है। लेकिन इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में भी बांटा गया है ना? आम। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर ईटीएफ का मकसद अलग होता है। मोटे तौर पे 4 तरह के होते हैं। पहले हैं कोर इंडेक्स ईटीएफ्स। इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो की नींव समझ सकते हैं। ये S&P 500 या अपने यहाँ निफ्टी 50 जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स को बस कॉपी करते हैं। अच्छा। इनका एक ही काम है आपको कम से कम कीमत में पूरे बाजार का एक्सपोजर देना। ठीक है, तो ये हो गया बाय द होल मार्केट का अप्रोच, सीधा और सरल। लेकिन अगर किसी को थोड़ा और स्ट्रेटेजिक होना हो तो? उसके लिए आते हैं दूसरे टाइप के ईटीएफ्स, फैक्टर ईटीएफ्स। फैक्टर ईटीएफ्स? हाँ, ये थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये किसी खास फैक्टर या गुण वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे वैल्यू फैक्टर वाले ईटीएफ्स सिर्फ सस्ते स्टॉक्स ढूंढेंगे। अच्छा। क्वालिटी वाले मजबूत कंपनियों पर दाव लगाएंगे और कम अस्थिरता वाले ऐसे स्टॉक्स चुनेंगे जिनमें उतार चढ़ाव कम होता है। ज्यादा अच्छा करेगा। और बाकी दो? तीसरी कैटेगरी है जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, थीमेटिक या सेक्टर ईटीएफ्स। हाँ, एआई, क्लीन एनर्जी। बिल्कुल। ये किसी कहानी या ट्रेंड पर दाव लगाने जैसा है। जैसे आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है, तो आप एआई थीम वाला ईटीएफ खरीद लेंगे। और आखिर में है मल्टी एसेट ईटीएफ्स, जो ऑल इन वन सोल्यूशन है, जिनमें सब कुछ मिला होता है। हाँ, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सब कुछ एक ही फंड में। रुकिए, यहीं पर मुझे एक बहुत चौंकाने वाली बात पता चली, खासकर उन कोर इंडेक्स ईटीएफ्स के बारे में जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। क्या? एक स्रोत में बताया गया है कि इनमें एक छिपा हुआ खतरा है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कुछ ही कंपनियों में ज्यादा निवेश। हाँ, जैसे S&P 500 ETF में 34% पैसा सिर्फ टॉप 10 कंपनियों में लगा है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने 500 कंपनियों में पैसा लगाया है, लेकिन असल में मेरा 1/3 पैसा तो बस 10 कंपनियों पे टिका है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो डाइवर्सिफिकेशन का एक तरह से भ्रम है। ये तो बिल्कुल है। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ASX 200 इंडेक्स में तो 44% पैसा टॉप 10 कंपनियों में है, और वो भी ज्यादातर बस 2 ही सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज और बेसिक मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि निवेशक इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि आज के विजेता ही कल भी जीतते रहेंगे। बिल्कुल। आप अनजाने में इस बात पर एक बहुत बड़ा दाव लगा रहे होते हैं कि जो कंपनियां आज टॉप पर हैं, वो हमेशा टॉप पर ही रहेंगी। और ये थीमेटिक ईटीएफ्स, इनके बारे में क्या? ये तो सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगते हैं। क्योंकि एक्साइटमेंट और अच्छा निवेश दो अलग अलग चीजें हैं। मॉर्निंग स्टार की एक स्टडी बताती है कि ज्यादातर थीमेटिक फंड्स एक सामान्य ग्लोबल इक्विटी बेंचमार्क को भी हरा नहीं पाते। अच्छा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 15 सालों में 7% से ज्यादा तो बंद ही हो गए। 60% मतलब आधे से ज्यादा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे इंसान का साइकोलॉजी है। निवेशक इन फंड्स में हमेशा गलत समय पर घुसते हैं,
जब किसी थीम का शोर मचता है, मीडिया में उसकी बातें होती हैं, तब आम निवेशक उसमें पैसा डालता है। यानी जब वो पहले ही बहुत महंगा हो चुका होता है। एग्जैक्टली और जब वो ट्रेंड ठंडा पड़ जाता है तो वो नुकसान में बेचकर निकल जाता है। ये ट्रेंड के पीछे भागने का टेक्स्ट बुक केस है। ये ट्रेंड के पीछे भागना, शोर शराबे में पैसा लगाना, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? इसका एंटीडोट क्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और इसका जवाब हमें 1949 में ही मिल गया था। 1949 में? हाँ, इस सोच का एंटीडोट दशकों पहले एक शख्स ने दिया था जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। और उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट भी इसे निवेश पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब मानते हैं। बिल्कुल। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सस्ते शेयर खरीदना है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है नुकसान से बचना। पैसा कमाना बाद में आता है, पहले कैपिटल को बचाओ। हाँ, ये एक बॉटम अप स्ट्रैटेजी है। मतलब है कि आप पहले कंपनी को देखते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं और फिर उसकी आंतरिक कीमत यानी असली कीमत का अंदाजा लगाते हैं। और अगर वो शेयर आपको अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है, तभी आप उसे खरीदते हैं। सही पकड़ा। आप बाजार क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देते, आप बस उस एक बिजनेस पर फोकस करते हैं। ग्राहम ने इसे समझाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी का इस्तेमाल किया है। मिस्टर मार्केट। हाँ, वो कमाल की कहानी है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो पार्टनर है ये बहुत ही मूडी है, हर दिन उसका मूड बदलता है। हर दिन वो रोज आपके ऑफिस आता है और आपको दो ऑप्शंस देता है, या तो वो आपका हिस्सा खरीद लेगा या अपना हिस्सा आपको बेच देगा। ओके, बड़ा अजीब पार्टनर है। बिल्कुल। जिस दिन वो बहुत खुश होता है, एकदम यूफोरिक, उस दिन वो आपके हिस्से के लिए बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है। और जिस दिन वो बहुत दुखी होता है, डिप्रेस्ड, उस दिन वो अपना हिस्सा आपको कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। और कहानी का सबक ये है कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के इस मूड का फायदा उठाता है। एग्जैक्टली। जब वो दुखी होकर सस्ते में बेच रहा हो तब खरीद लो, और जब वो खुशी में पागल होकर ज्यादा दाम दे रहा हो तब उसे बेच दो। बाजार आपकी सेवा के लिए है, आपको रास्ता दिखाने के लिए नहीं। वाओ, ये तो निवेश को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और इसी दर्शन के केंद्र में वो एक आइडिया है जिसके बारे में बार बार बात की गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सब कुछ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी चीज को उसकी असली कीमत से इतने बड़े डिस्काउंट पर खरीदना कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी किस्मत खराब हो या बाजार में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए, तब भी आप सुरक्षित रहें। तो ये एक तरह का सेफ्टी कुशन है। बिल्कुल, क्योंकि किसी कंपनी की असली कीमत निकालना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें हमेशा अंदाजे शामिल होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी गलतियों के लिए एक बफर है। एक स्रोत में इसके पीछे का गणित भी समझाया गया है। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए एक स्टॉक की असली कीमत $10 है। अगर आप उसे $8 में खरीदते हैं तो आपको $10 तक वापस जाने पे 25% का फायदा होगा। ठीक है, 25%। लेकिन अगर मिस्टर मार्केट बहुत डिप्रेस्ड है और आपको वही $10 का स्टॉक $5 में बेच देता है, तो अब बढ़त की संभावना 100% हो जाती है। सही। तो एक बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी न सिर्फ आपके नुकसान के खतरे को कम करता है, बल्कि आपके मुनाफे की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब लेस रिस्क मोर रिटर्न। लेस रिस्क मोर रिटर्न, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होता है। यहाँ हम व्यावहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस के क्षेत्र में आ जाते हैं। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 वाली सोच। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनमन ने बताया है कि सिस्टम 1 तेज भावनात्मक सोच है, जैसे ट्रेंड के पीछे भागना, और सिस्टम 2 धीमी विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत सोच है। वैल्यू इन्वेस्टिंग पूरी तरह से सिस्टम 2 पर आधारित है। हाँ, और क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार में सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं, डर और लालच में फैसले लेते हैं, इसीलिए वो गलतियां करते हैं। और उनकी यही गलतियां एक डिसिप्लिन्ड वैल्यू इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मौका बनाती हैं। तो ये सब बातें 70 साल पुरानी हैं, ये आज की हाई स्पीड टेक ड्रिवन दुनिया में कैसे लागू होती हैं? चलिए एक बहुत ही आधुनिक संपत्ति को देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो पर भी लागू हो सकते हैं। कैसे? इसके लिए उन्होंने 3 मानदंड दिए हैं। पहला, वास्तविक उपयोगिता। क्या उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का कोई असली इस्तेमाल है या वो बस एक मीम है? ओके, रियल वर्ल्ड यूज केस। दूसरा? दूसरा, स्थायी मॉडल। क्या वो प्रोजेक्ट किसी तरह से राजस्व पैदा करता है? और तीसरा, मंदी में भी टिके रहना। जब क्रिप्टो का बाजार गिरता है, क्या तब भी वो प्रोजेक्ट डेवलप होता रहता है?
तो क्या ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जो इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं? हाँ, जैसे इथीरियम, जिसे डीफाई की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, या फिर चेनलिंक, जो असल दुनिया के डेटा को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। और एक ओंडो फाइनेंस का भी उदाहरण था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। ये प्रोजेक्ट असल दुनिया की संपत्ति, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को टोकनाइज करता है और उससे रियल रेवेन्यू पैदा करता है जो टोकन होल्डर्स को मिलता है। ये ग्राहम के सिद्धांतों के बहुत करीब है। कमाल है। और यही सिद्धांत बॉन्ड्स जैसी संपत्ति पर भी लागू होते हैं। एक पेपर में स्वीट स्पॉट के बारे में बताया गया है। हाँ, स्वीट स्पॉट में वो बॉन्ड्स आते हैं जिनकी यील्ड औसत से ज्यादा है और कीमत औसत से कम। और ये मौके बनते क्यों हैं? अक्सर ऐसा तब होता है जब बड़े संस्थागत निवेशक अपने नियमों की वजह से कुछ बॉन्ड्स बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। मान लीजिए उनके नियम कहते हैं कि वो सिर्फ AAA रेटिंग वाले बॉन्ड ही रख सकते हैं। जैसे ही किसी बॉन्ड की रेटिंग गिरकर AA होती है, उन्हें उसे बेचना ही पड़ता है। अरे वाह! तो आप असल में उन बड़े संस्थानों का फायदा उठा रही हैं जो अपने ही बनाए नियमों की वजह से एक बेवकूफ़ी भरा सौदा करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल। उनकी ये फोर्स्ड सेलिंग एक अनुशासित निवेशक के लिए खरीदारी का एक शानदार मौका बना देती है। तो हमने आज निवेश के दो अलग-अलग नजरियों को समझा। एक तरफ ETFs जैसे आधुनिक साधन है जिनमें कंसंट्रेशन रिस्क और ट्रेंड्स के पीछे भागने जैसे खतरे छिपे हैं। ये कुछ बाजार की लहरों के साथ बहने जैसा है। और दूसरी तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का वो सदाबहार दर्शन है जो किसी व्यवसाय के वास्तविक मूल्य को समझने और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करने पर आधारित है। ये जरूरत पड़ने पर लहरों के खिलाफ तैरने जैसा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लग रही है वो ये है कि शायद ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वैल्यू पर फोकस करने वाला एक फैक्टर ETF असल में ग्राहम के पुराने विचार पर बना एक आधुनिक उपकरण ही तो है। आखिर में सबसे बड़ी बात मानसिकता की है। क्या आप अपने फैसले भावनाओं में बहकर यानी सिस्टम 1 से ले रही हैं या फिर ठंडे दिमाग से तर्क और विश्लेषण के साथ यानी सिस्टम 2 से? सही कहा। आप चाहे एक इंडेक्स फंड खरीद रहे हों या एक अकेला स्टॉक, ये सवाल हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। और ये हमें आज की चर्चा के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। एक स्रोत में ये बात बहुत खूबसूरती से कही गई थी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा इसलिए काम करती रहेगी क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान और संस्थागत पूर्वाग्रह कभी नहीं बदलेंगे। लोग हमेशा भीड़ के पीछे भागेंगे। सही बात है। क्योंकि जैसा कि जॉन मैनार्ड कीन्स ने कहा था, परंपरागत तरीके से असफल होना अपरंपरागत तरीके से सफल होने से कहीं ज्यादा इज्जतदार माना जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मानवीय कमजोरियां हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं, तो क्या एक अनुशासित और भावनाहीन निवेश का नजरिया हमेशा प्रासंगिक नहीं रहेगा, चाहे निवेश किसी भी चीज में किया जा रहा हो?